प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आज हम बात करेंगे वेटनरी एनाटॉमी के बारे में। और वेटनरी एनाटॉमी शुरू करने से पहले हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी के बारे में कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। और देखिए दोस्तों, जो भी भाई एनाटॉमी को पहली बार पढ़ रहे हैं या जिनकी एनाटॉमी समझ में नहीं आती, तो आज से आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज के बाद आप एनाटॉमी को भूलना ही भूल जाओगे। अगर विश्वास नहीं है ना, तो वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। तो देखिए हम बात करेंगे एनाटॉमी के बारे में। यानी कि दोस्तों, जो एनाटॉमी शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। एक तो एना और एक टोमी। तो देखिए, एना और टोमी। अब इसमें एना का मतलब होता है बॉडी। एना का मतलब क्या होता है? बॉडी, यानी कि शरीर। और टोमी का मतलब होता है काटना या चीरा लगाना। अब ये तो आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। शरीर को काटना या शरीर में चीरा लगाना। यानी कि जहां कहीं भी आपको ऑक्टोमी शब्द मिल जाए, जहां कहीं भी आपको ऑक्टोमी या टोमी शब्द मिल जाए, तो उसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है दोस्तों? उसका मतलब होता है काटना या चीरा लगाना, ठीक है। तो एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया? यानी कि शरीर को काटना। अब शरीर को क्यों काटेंगे? वैसे ही थोड़ी काटेंगे। तो शरीर को काटेंगे तो किस लिए काटेंगे? स्टडी करने के लिए। जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी तो क्या होता है भाई ह्यूमन एनाटॉमी? यानी कि मानव के शरीर को काटकर उसकी आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? ह्यूमन एनाटॉमी कहलाता है। अब जैसे मैं बात करूंगा प्लांट एनाटॉमी की। प्लांट एनाटॉमी, तो प्लांट एनाटॉमी का मतलब क्या होता है भाई? एनाटॉमी का मतलब तो वही होता है, शरीर को काटना। अब हम जिसके रेफरेंस में पढ़ेंगे वो उसी की एनाटॉमी बन जाएगी। जैसे प्लांट एनाटॉमी क्या होता है, तो जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके शरीर को काटकर उनकी आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्लांट एनाटॉमी कहलाता है। क्योंकि हमको पढ़ना किसके बारे में है? हमको पढ़ना है भाई पशु और पक्षियों के बारे में। और पशु और पक्षी किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं वेटनरी के अंतर्गत। इसीलिए हम पढ़ेंगे क्या? वेटनरी एनाटॉमी। तो दोस्तों, वेटनरी एनाटॉमी की परिभाषा क्या हो जाएगी? यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु शरीर की संरचना, आंतरिक अंगों एवं शरीर के विभिन्न तंत्रों का अध्ययन करना। तो देखिए हम परिभाषा लिखते हैं, यानी कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु शरीर की, जिसके अंतर्गत पशु शरीर की संरचना, आंतरिक अंगों एवं शरीर के विभिन्न तंत्रों का अध्ययन करना। शरीर के विभिन्न तंत्रों का अध्ययन करना, विभिन्न तंत्रों का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? वेटनरी एनाटॉमी कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गई परिभाषा? यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु शरीर की संरचना, आंतरिक अंगों एवं शरीर के विभिन्न तंत्रों का अध्ययन करना। अब इनका अध्ययन हम कब करेंगे? तभी तो करेंगे जब शरीर को काटेंगे, ठीक है। और शरीर को काटना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। किसके को काट रहे हैं? पशु व पक्षी को, ठीक है। तो इसलिए बोल देते हैं उसको हम वेटनरी एनाटॉमी। तो दोस्तों, ये हो गई परिभाषा, ठीक है। तो साथ ही साथ में आप नोट्स भी बना लेना। हम कंप्लीट एनाटॉमी कराएंगे, ठीक है। जितनी भी अपनी एनाटॉमी है EHTP फर्स्ट ईयर की, उसको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम आराम से पढ़ना है। तो देखिए अब दोस्तों, जो ये वेटनरी एनाटॉमी है, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है इसको। तो वेटनरी एनाटॉमी को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। देखिए कौन कौन सी हैं। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, एक तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और एक ग्रॉस एनाटॉमी। तो एक हो जाएगी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और एक हो जाएगी ग्रॉस एनाटॉमी। तो पहले तो इनका मतलब समझिए, इनका मतलब क्या होता है। तो माइक्रोस्कोपिक
मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, ठीक है। स्कोपिक यानी कि सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक शब्द कहां से आया है? सूक्ष्मदर्शी से। और एनाटॉमी का मतलब वही शरीर रचना विज्ञान। तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा सूक्ष्म शरीर रचना। क्या मतलब हो जाएगा? सूक्ष्म शरीर रचना। और इसका मतलब हो जाएगा, देखिए ग्रॉस का मतलब होता है बड़े या स्थूल, तो वो इसको बोलते हैं स्थूल शरीर रचना। ये दोस्तों एनाटॉमी का बेस है। अगर ये आपके समझ में आ गया ना तो एनाटॉमी बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो उसको आराम से समझना है। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? यानी कि शरीर की वे सभी रचना या संरचना जिनका अध्ययन हम माइक्रोस्कोप की सहायता से कर सकते हैं, या शरीर की वे सभी रचनाएं जिनका अध्ययन हम अपनी नग्न आंखों से नहीं कर सकते, ठीक है। उनका अध्ययन हम किसकी सहायता से करते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। तो वो कौन कौन सी संरचना हो जाएंगी? तो देखिए इसमें कौन कौन सी संरचना आ जाती है। तो एक तो आ जाएगी कोशिका। क्या हो जाएगी? कोशिका। तो कोशिका का अध्ययन हम अपनी नग्न आंखों से नहीं कर सकते। कोशिका का अध्ययन किसकी सहायता से करते हैं? हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से करते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। इसीलिए इन संरचनाओं को हम किस में डिवाइड करते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगी बताओ? यानी कि जो कोशिकाओं का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं, टिश्यू। यानी कि जो कोशिका होती हैं और ऊतक होते हैं उनका अध्ययन हम किसकी सहायता से करते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से करते हैं। इसीलिए इनको हम पढ़ते हैं किसमें? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कोशिका क्या होती है, तो आप शुरू से जानते हैं कोशिका क्या होती है। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसकी हम परिभाषा दूसरी बताएं तो क्या हो जाएगी? यानी कि शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो शरीर के बाहर भी अजैविक माध्यम में स्वयं प्रजनन के द्वारा नए जीव के निर्माण की क्षमता रखती है, क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता है ना, ठीक है। तो ये तो हो गई कोशिका। अब देखिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोलेंगे भाई हम? कोशिका का जो अध्ययन होगा उसको क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल, और लॉजी का मतलब वही अध्ययन करना, ठीक है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। ऐसे ही हम बात करें ऊतकों की, तो ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी, ठीक है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। तो ये परिभाषा पूछ ली जाती है। हिस्टोलॉजी क्या होता है? यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं हम हिस्टोलॉजी, ठीक है। लिख लेना, ऊतकों का अध्ययन। और साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, ठीक है। आप नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी तरीका से बनाएंगे। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं क्या? वेटनरी एनाटॉमी। तो वेटनरी एनाटॉमी में पूरा शरीर आ जाता है। तो पूरे शरीर की संरचना को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी यानी कि सूक्ष्म शरीर रचना जिनका अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से करते हैं। अब इनके अलावा शरीर में जो कुछ भी बच जाता है, हड्डी, मांसपेशी, लिगामेंट, टेंडन, जो कुछ भी होता है, त्वचा, बाल, ठीक है, उन सभी का अध्ययन हम किसमें करेंगे? ग्रॉस एनाटॉमी में। क्यों? ग्रॉस का मतलब होता है बड़े या स्थूल शरीर रचना जिनको हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी संरचना आ जाएंगी इसमें। यानी कि कोशिका और ऊतक के अलावा शरीर में जो कुछ भी है सब इसमें आएगा। अब देखिए तो इसमें एक एक संरचना आ जाएंगी। जैसे हम बात करते हैं पहला ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी तो देखिए दोस्तों हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे। तो ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी। क्या होता है? हड्डी। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? हड्डी। और लॉजी का मतलब वही अध्ययन करना या विज्ञान, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं हम अस्थि विज्ञान। क्या बोलते हैं? अस्थि विज्ञान। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है या अस्थियों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अब चूंकि हड्डियों से मिलकर बने होते हैं क्या? जॉइंट। क्या बने होते हैं? जॉइंट। तो जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रो का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़, ठीक है।
या इसको और क्या बोलते हैं हम, सिंडेस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं, सिंडेस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं भाई, सिंडेस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आर्थ्रोलॉजी क्या होता है, जोड़ों का अध्ययन। अरे जैसे कि पहले हमने 11वीं में पढ़ा था आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, वे जीव आते हैं जिनमें जोंट पाया जाता है, ठीक है। तो आर्थ्रो का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, और आर्थ्रोलॉजी जोड़ों का अध्ययन, ठीक है। देखिए अगली ब्रांच है अपनी मायोलॉजी। मायोलॉजी, तो दोस्तों मायोलॉजी का मतलब क्या होता है, देखिए मायो का मतलब होता है मांसपेशी। क्या होता है, मांसपेशी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पेशी का, पेशी विज्ञान, पेशी विज्ञान, यानी कि पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे हम इसमें, देखिए और पढ़ेंगे स्प्लेंकोलॉजी। स्प्लेंकोलॉजी, स्प्लेंकोलॉजी का मतलब ये होता है शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन करना, शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन करना। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्प्लेंकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इनको ऐसे उतार लेना आप। उसके बाद है एस्थीसियोलॉजी। एस्थीसियोलॉजी, तो एस्थीसियोलॉजी का मतलब क्या होता है, एस्थीसियोलॉजी के अंतर्गत सेंस ऑर्गन का अध्ययन किया जाता है। किनका, सेंस ऑर्गन, यानी कि जितनी भी ज्ञानेंद्रिय होती है ना उन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है, एस्थीसियोलॉजी कहलाता है। यानी कि बोल सकते हैं ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन, ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन। अब ज्ञानेंद्रिय तो आप जानते हैं आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा जो भी होती हैं उन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है, एस्थीसियोलॉजी कहलाता है। देखिए अगली ब्रांच है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, अब न्यूरो का मतलब होता है दोस्तों नर्वस सिस्टम। क्या होता है, तंत्र का तंत्र या नर्वस सिस्टम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तंत्रिका, तंत्र का अध्ययन। तंत्र का तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। देखिए मैं इसको साफ कर रहा हूं। उसके बाद है, उसके बाद है इसमें यूरोलॉजी। यूरोलॉजी, तो यूरोलॉजी का मतलब क्या है, देखिए यूरो का मतलब है यहाँ यूरिनरी सिस्टम से, यूरिनरी सिस्टम, और यूरिन यानी क्या होता है, मूत्र होता है ना, यूरिन यानी क्या होता है, मूत्र होता है। तो यूरिनरी, तो उससे बना है यूरोलॉजी। तो इसका मतलब हो जाएगा मूत्र वाहक तंत्र का अध्ययन, ठीक है ना, मूत्र वाहक तंत्र का अध्ययन। देखिए अगली ब्रांच है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, तो कार्डियो किसको बोलते हैं, कार्डियो बोलते हैं दोस्तों हृदय को। किसको बोलते हैं, हृदय को। और जो हृदय विशेषज्ञ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजी क्या हो जाएगा, हृदय का अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। देखिए उसके बाद है डेस्मोलॉजी। डेस्मोलॉजी, तो देखिए दोस्तों डेस्मो जो शब्द आता है, डेस्मो जो शब्द आता है वो किसके लिए आता है, लिगामेंट के लिए आता है। किसके लिए आता है, लिगामेंट के लिए। अब लिगामेंट क्या होता है, यानी कि लिगामेंट एक ऐसी संरचना होती है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करती है, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो लिगामेंट का अध्ययन क्या कहलाता है, डेस्मोलॉजी, लिगामेंट का अध्ययन। देखिए दोस्तों उसके बाद है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, अब देखिए डर्मेटो, अब जो डर्मिस शब्द आता है वो किसके लिए आता है, त्वचा के लिए। किसके लिए आता है, त्वचा के लिए। डर्मिस जो शब्द आता है वो त्वचा के लिए आ जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे हम त्वचा का अध्ययन, त्वचा का अध्ययन। देखिए अगली ब्रांच है दोस्तों अपनी ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी, तो ट्राइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ट्राइकोलॉजी का मतलब होता है त्वचा के ऊपर क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं ना। तो ट्राइकोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, बालों का अध्ययन, बालों का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगली ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, इसका मतलब हो जाएगा भ्रूण विकास का अध्ययन, भ्रूण विकास का अध्ययन करना। तो ये जो ब्रांच है, उसके बाद देखिए एंजियोलॉजी। अगली है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, तो एंजियो शब्द आता है रक्त वाहिनियों के लिए। किसके लिए आता है, रक्त वाहिनियों के लिए आता है, रक्त वाहिनियों के लिए, ठीक है। तो एंजियोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, रक्त वाहिनियों का अध्ययन। अब क्योंकि रक्त वाहिनियों में क्या बहता है, रक्त बहता है,
तो इसीलिए रक्त एवं रक्त वाहिनियों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? एंजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो वेटनरी एनाटॉमी के अंतर्गत हमको ये सब कुछ पढ़ना है। समझ रहे हो क्या चीज पढ़ना है? एक तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंतर्गत तो हमको कोशिका पढ़नी है और ऊतक पढ़ने हैं, यानी कि साइटोलॉजी आ जाएगी और हिस्टोलॉजी आ जाएगी। उसके बाद ग्रॉस एनाटॉमी में हमको देखो ऑस्टियोलॉजी पढ़ना है, ठीक है, आर्थ्रोलॉजी पढ़ना है, मायोलॉजी पढ़ना है, स्प्लेंकोलॉजी पढ़ना है, एस्थीसियोलॉजी पढ़ना है, न्यूरोलॉजी पढ़ना है और यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डेस्मोलॉजी, ठीक है, डर्मेटोलॉजी, ट्राइकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और एंजियोलॉजी, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। तो हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां तक समझ में आया, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? वेटनरी एनाटॉमी की। तो वेटनरी एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु शरीर की संरचना, आंतरिक अंगों एवं शरीर के विभिन्न तंत्रों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वेटनरी एनाटॉमी कहलाता है। एनाटॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो एना और एक टोमी, जिसमें एना का मतलब है शरीर और टोमी का मतलब है काटना। तो एनाटॉमी का सीधा सीधा मतलब क्या हो जाता है? शरीर को काटना। ठीक है, अब देखिए वेटनरी एनाटॉमी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। यानी कि शरीर के जितने भी अंग है ना, उनकी स्टडी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो शरीर की बेरचना, जिनका अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से करेंगे, वो कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो कोशिका हो जाएगी और एक ऊतक हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिका और ऊतक को हम किस में पढ़ेंगे? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी पढ़ेंगे। अब इनके अलावा जो कुछ भी शेष बच जाता है शरीर में, उसको पढ़ते हैं हम ग्रॉस एनाटॉमी में। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हमने पढ़ा था कोशिका, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है यहां तक। उसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों ग्रॉस एनाटॉमी में। तो देखो ग्रॉस एनाटॉमी में हमने पहली ब्रांच पढ़ी थी ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? हड्डी होता है। ठीक है, और लॉजी का मतलब विज्ञान या अध्ययन, एक ही बात है। ठीक है, तो ऑस्टियोलॉजी क्या हो जाएगी? यानी कि देखो जहां कहीं भी आपको ऑस्टियो टर्म मिल जाए तो ऑस्टियो टर्म का सीधा सीधा मतलब क्या होगा? वहां पर हड्डी होगा। ठीक है, तो ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? अस्थि विज्ञान, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं अस्थि विज्ञान। उसके बाद है आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट। ठीक है, डॉक्टर आर्थ्रो, जोड़ों का डॉक्टर, नाम सुना है ना? तो आर्थ्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? जोड़ों का अध्ययन। इसको क्या बोलते हैं? और हम सिंडेस्मोलॉजी, क्या बोलते हैं? सिंडेस्मोलॉजी। उसके बाद है दोस्तों मायोलॉजी। मायो का मतलब होता है यहाँ पर मांसपेशी। क्या होता है? मांसपेशी। ठीक है, तो मायोलॉजी क्या हो जाएगी? पेशी विज्ञान। उसके बाद है स्प्लेंकोलॉजी। स्प्लेंकोलॉजी का मतलब होता है शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन करना। समझ रहे हो? शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? स्प्लेंकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है एस्थीसियोलॉजी। एस्थीसियोलॉजी का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन करना। ठीक है, यानी कि जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? एस्थीसियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है न्यूरोलॉजी। तो यह न्यूरो शब्द आता है किससे? नर्वस सिस्टम से। किससे? नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्र का तंत्र। तो न्यूरोलॉजी क्या हो जाएगा? तंत्र का अध्ययन करना। उसके बाद है यूरोलॉजी। तो यूरो शब्द आता है यूरिनरी सिस्टम से, मूत्र भाग तंत्र से। तो यूरोलॉजी हो जाएगा मूत्र भाग तंत्र का अध्ययन। उसके बाद है कार्डियोलॉजी। कार्डियो किसको बोलते हैं हम? हार्ट को बोलते हैं, हार्ट के लिए आता है। ठीक है, तो कार्डियोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? हृदय का अध्ययन। उसके बाद है डेस्मोलॉजी। अब डेस्मो जो शब्द आता है वो आता है लिगामेंट के लिए। तो डेस्मोलॉजी क्या हो जाएगा? लिगामेंट का अध्ययन। अगर मैं यहां बोल दूं डेस्मोटोमी, तो डेस्मोटोमी का मतलब क्या होगा बताओ? क्योंकि हम पहली बात कर चुके हैं कि टोमी का मतलब क्या होता है? काटना। और डेस्मोटोमी तो लिगामेंट को काटना। तो दोस्तों ये टर्म में ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जब इन चीजों को आप समझ जाओगे ना तो वैसे ही उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डेस्मोलॉजी का मतलब लिगामेंट का अध्ययन करना। उसके बाद है डर्मेटोलॉजी। और डर्मिस जो शब्द आता है वो किसके लिए आता है? त्वचा के लिए आता है, स्किन के लिए आता है। तो डर्मेटोलॉजी क्या हो जाएगा? त्वचा का अध्ययन। क्योंकि त्वचा पर क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। तो बालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्राइकोलॉजी। क्या कहलाता है? ट्राइकोलॉजी कहलाता है। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? भ्रूण का अध्ययन, भ्रूण विकास का अध्ययन। इसको डेवलपमेंटल एनाटॉमी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी का मतलब होता है रक्त एवं रक्त वाहिनियों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि वेटनरी एनाटॉमी के अंतर्गत हमको ये सब कुछ पढ़ना है। समझ रहे हो? इनके बारे में हमको स्टडी करनी है। तो आगे बात करते हैं हम। देखिए
भाई नोट्स बना लेना, ठीक है। जितनी भी एनाटॉमी है कंप्लीट एनाटॉमी पढ़ेंगे और साथ में नोट्स बना लेना। तो देखिए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि शरीर का निर्माण होता है वो कैसे होता है। आप सभी जानते हैं कि शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। कोशिका होती है वो शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है ना। क्योंकि जो शरीर का निर्माण होता है वो किससे होता है? कोशिका से होता है। ये कोशिका से कैसे होता है? जैसे मेल, ठीक है, और फीमेल। मेल का क्या? स्पर्म। फीमेल का क्या? ओवम। क्या है? सिंगल एंड सिंगल एंड। कोशिका तो है क्या है? गैमेट, युग्मक है ये। यानी कि जो मेल गैमेट है वो क्या है? स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या है? ओवम। जब ये दोनों मिलते हैं फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है कि नहीं होता? क्योंकि ये भी क्या है? कोशिका ही है, निषेचन होता है तो बनता है जाइगोट। जाइगोट बनता है ह्यूमनस, ह्यूमनस से भ्रूण बनता है, भ्रूण से बच्चे का निर्माण होता है। तो ऐसे ही जो शरीर का निर्माण होता है वो किससे होता है? ये कोशिका से होता है, ठीक है। तो आ जाइए अपने टॉपिक पे। तो शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। जब कई कोशिकाएं मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऊतक, यानी कि टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है भाई? देखिए टिश्यू के लिए एक शर्त है, यानी कि कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह। अब इसमें एक शर्त है, इसकी जो उत्पत्ति होगी, इनकी जो उत्पत्ति होगी और संरचना होगी और कार्य, यानी कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य कैसे होने चाहिए भाई? समान। तो कोशिकाओं के ऐसे समूह को क्या बोलेंगे हम? ऊतक बोलेंगे, ठीक है। ऊतक कैसे बोलते हैं? यानी कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी संरचना, उत्पत्ति एवं कार्य समान हो, तो कोशिकाओं के ऐसे समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। जब कई ऊतक मिल जाते हैं, जब कई ऊतक मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? वो ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन, यानी कि वो अंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंग का। और जब कई अंग मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करेंगे वे? ऑर्गन सिस्टम का। किसका निर्माण करेंगे? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र, अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। जब कई अंग तंत्र मिल जाएंगे तो संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बॉडी का निर्माण हो जाएगा। ऐसे अपने शरीर का निर्माण होता है। और जब शरीर का निर्माण होता है तो शरीर के निर्माण के टाइम पर भ्रूण यानी गर्भावस्था में 3 जनन स्तर होते हैं। कितने जनन स्तर होते हैं? 3 जनन स्तर होते हैं। एक तो होता है एक्टोडर्म, जिससे भारी रचनाओं का निर्माण होता है। एक होता है मीजोडर्म, जिससे मध्य की जो रचना होती है उनका निर्माण होता है, जैसे मसल्स वसल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद होता है एंडोडर्म, जिससे शरीर के आंतरिक अंगों का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम बात करेंगे शरीर की कुछ बेसिक यूनिट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगी भाई? कोशिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोशिका। लिखो इसको, कोशिका, ठीक है। अब देखिए अब हम बात कर लेते हैं किडनी की। किडनी की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगी भाई किडनी की? बताओ। किडनी की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यकृत की। तो यकृत की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? बताओ। तो वो होती है हेपेटिक लोबूल। क्या होती है? हेपेटिक लोबूल। हेपेटिक लोबूल, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें तंत्रिका तंत्र की, कि तंत्रिका तंत्र की
यानी कि नर्वस सिस्टम की, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है भाई बताओ? तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होगी? न्यूरॉन। क्या होगी? न्यूरॉन होगी। ठीक है, न्यूरॉन होगी। उसके बाद हम बात करें श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होगी बताओ? श्वसन तंत्र की, श्वसन तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होगी बताओ? श्वसन तंत्र के भाग कौन कौन से और लास्ट का भाग कौन सा है? एल्वोलाई। कौन सा है? एल्वोलाई। एल्वोलाई। ठीक है, तो श्वसन तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? एल्वोलाई होती है। इसी के अंदर कोशिका होती है, वो O2 और CO2 का एक्सचेंज करती हैं, आदान प्रदान करती है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे आयन की। आयन यानी कि अडर। अडर की दुग्ध उत्पादक इकाई, दुग्ध उत्पादक इकाई क्या होगी भाई बताओ? तो देखो आयन की दुग्ध उत्पादक इकाई भी क्या है? एल्वियोलाई है। क्या है? एल्वियोलाई। और देखिए आयन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होगी भाई बताओ? आयन की क्रियात्मक इकाई, आयन की क्रियात्मक इकाई भी क्या होगी? एल्वियोलाई होगी। ठीक है, एल्वियोलाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक दो में से परिभाषा, ये जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो बॉडी यूनिट पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। उसके बाद किडनी की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किडनी की क्या होगी? नेफ्रॉन होगी। यकृत की क्या होगी? हेपेटिक लोबुल होगी। और तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन होगी। श्वसन तंत्र की एल्वियोलाई होगी। और आयन की दुग्ध उत्पादक इकाई, जहाँ पर दूध का निर्माण होता है, कौन सी हो जाएगी भाई? एल्वियोलाई हो जाएगी। और आयन की क्रियात्मक इकाई, आयन की क्रियात्मक इकाई में क्या हो जाएगी? एल्वियोलाई हो जाएगी। अब देखिए हम बात करेंगे हड्डी की। हड्डी की आधारभूत, हड्डी की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, आधारभूत क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगी भाई बताओ? तो वो हो जाएगी ओस्टियोन। क्या हो जाएगी? ओस्टियोन। ओस्टियोन होती है, कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हेवर्सियन सिस्टम में। किसमें पाई जाती है? हेवर्सियन सिस्टम में पाई जाती है। हेवर्सियन सिस्टम। और हेवर्सियन सिस्टम होता है वो तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि बोल्कमैन कैनाल, बोल्कमैन लेमली, ठीक है, उनसे मिलकर ये बना होता है। हेवर्सियन सिस्टम क्या करता है? जो लंबी हड्डी होती है उनमें क्या करता है? O2 को पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर लाने का काम करता है। तो हम उसकी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो हड्डी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगी भाई? ऑस्टियोन हो जाएगी। उसके बाद बात करें हम कंकालीय मांसपेशी में, कंकालीय मांसपेशी में संकुचन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगी भाई? वो हो जाएगी सार्कोमियर। क्या हो जाएगी? सार्कोमियर। सार्कोमियर यानी कि जो सार्कोमियर होती है वो पेशी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और दो जेड लाइन के